एट्थ क्लास। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियोस में हमने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने अपने फायदे के लिए सारी नीतियों में, पॉलिसीज़ में फेरबदल किया था। अब पढ़ेंगे हम द कंपनी आर्मी। कंपनी कॉलोनियल पावर rested on its military strength. They brought some new ideas of reform and administration in India. भारत के प्रशासन और सुधार में कुछ नए आदर्श ब्रिटिश सरकार लाई, और कॉलोनियल पावर जो औपनिवेश शक्ति थी, अपनी सैन्य शक्ति के साथ, यानी तो औपनिवेशिक जो शक्ति थी उसने रेसिस्ट ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री शक्ति के साथ साथ शेष उसने भारत में अनेकों प्रशासन और उसमें सुधार के नए आदर्श लाई। द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी सस्बार known as trained soldiers on horseback and infantry known as पैदल soldiers. The Mughal army, जो मुगल सेना थी, mainly composed of cavalry, केवल जो पैदल वाली ही बनी रहेगी, सवार्स बनी रहेगी, known as trained soldiers, जो प्रशिक्षित सैनिक होंगे, on horseback, जो ट्रेंड सैनिक होंगे घोड़े, जो ऑन हॉर्सबैक, घोड़े पर सवारी करने वाले कैवलरी होंगे, बनी रहेगी वो, एंड इन्फेंट्री नॉन एज पैदल, और इन्फेंट्री जाना जाता था पैदल सैनिकों को। दे वर गिवन ट्रेनिंग ऑफ द सोर्ड एंड ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी, यानी उन्हें गिवन ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाएगा तलवार और तीरंदाजी का। द सवार्स डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव ए लार्ज पैदल सोल्जर्स ट्रेंड बाय प्रोफेशनली। द सवार डोमिनेटेड, उस जो सवार सैनिक होंगे उस राज्य में, दैट मुगल स्टेट में, डिड नॉट फील, वो महसूस नहीं करेंगे, द नीड टू हैव ए लार्ज पैदल सोल्जर्स, एक बड़ी पैदल सेना की आवश्यकता को महसूस नहीं करेंगे। पैदल सोल्जर्स ट्रेंड बाय प्रोफेशनली, जो प्रोफेशनली पेशे के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा पैदल सैनिकों को। एंड द सवार डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट, जो मुगल राज्य है वहाँ डिड नॉट फील, यह ऐसा महसूस नहीं होगा कि द नीड टू हैव ए लार्ज पैदल, एक बड़ी सेना की, पैदल सेना प्रशिक्षित, प्रोफेशनली और प्रशिक्षित एक बड़ी सेना की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। द लोकल जमींदार्स ऑफन ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म पेजेंट सप्लाई द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। द लोकल जमींदार, जो स्थानीय जमींदार हैं, प्राय लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में, आर्म पीजेंट, जो नंबर ऑफ आर्म पीजेंट, जो किसान सैनिक थे, वो सप्लाई करेंगे, सप्लाई द मुगल्स, मुगलों के लिए, विद पैदल सोल्जर्स, जो पैदल सैनिकों के साथ। इन द 18th century, when Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. In the 18th century, 18वीं सदी में, जब मुगल उत्तराधिकारी ने राज्य जैसे अवध और बनारस में भर्ती की, किसानों की भर्ती की आर्मी के लिए, तो उन्हें एक पेशेवर सैनिकों का प्रशिक्षण दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी also began recruitment for its own army. Similarly, Mughal successor state,
द ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बिगेन रिक्रूटमेंट भर्ती प्रारंभ कर दी फॉर इट्स ऑन आर्मी अपनी सेना के लिए सिमिलरी मुगल सक्सेसर स्टेट मुगल उत्तराधिकारी राज्य की तरह। दे वुड बी known as the Sipahi Army. It come from the Indian word Sipahi, whose meaning is soldier. They would be known, वे जाना जाता था उन्हें सिपाही आर्मी। सिपाही आर्मी इट कम फ्रॉम द इंडियन वर्ड, और जिसका इंडियन वर्ड था, भारतीय वर्ड में उसे सिपाही कहा जाता था। whose meaning is soldiers, उसका मतलब होता है सैनिक। From 1820, the cavalry recruitment of the company's army declined when warfare technology changed. 1820 में जो सवार कैवलरी रिक्रूटमेंट, जो घुड़सवारी जो की भर्ती थी, कंपनी ने घुड़सवारी की जो भर्ती की, उसमें कंपनीज आर्मी डिक्लाइन, उसमें कंपनी ने गिरावट की, कमी लाई। वैन वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज, क्योंकि जब वारफेयर युद्ध की तकनीक में परिवर्तन होने के कारण उस सेना में गिरावट आई। द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन इजिप्ट, बर्मा एंड अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ दोज वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मैचलॉक्स एंड मॉस्केट्स। द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य में जो फाइटिंग लड़ाई लड़ी गई इजिप्ट, बर्मा, अफगानिस्तान में, बिकॉज ऑफ दीज, क्योंकि उस समय वहाँ सैनिकों ने उनके पास हथियार थे, जैसे गोली और बंदूक के साथ वो लड़ाइयाँ लड़ी। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग इन्फेंट्री रेजिमेंट फॉर मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स become more important than the soldiers of the company आर्मी की जो कंपनी के जो सैनिक थे had to keep pace with changing, उनके परिवर्तन की जो गति थी, कीप पेस, उनमें गति दी गई परिवर्तन को। इन्फेंट्री रेजिमेंट में, पैदल बटालियनों में, मिलिट्री की पैदल बटालियनों में, मिलिट्री की पैदल बटालियनों की भर्ती में परिवर्तन गति के साथ किया। बिकम मोर इम्पोर्टेंट दैन, जो कि उनकी सबसे अधिक रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, उस परिवर्तन की अधिक आवश्यकता थी, अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। द ब्रिटिश began to develop a uniform military culture in the early 19th century, और 19वीं शताब्दी के पूर्व में ही ब्रिटिश सरकार ने मिलिट्री की एक यूनिफॉर्म विकसित की, उनको यूनिफॉर्म विकसित प्रारंभ की। ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप द यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, यानी यूनिफॉर्म संस्कृति 19वीं सदी के पूर्व में ही प्रारंभ कर दी ब्रिटेन ने। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड ड्रिल दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर, और सैनिकों ने वर इंक्रीजली सब्जेक्ट ऑफ यूरोपियन स्टाइल, और बड़ी उनमें वृद्धि हुई यूरोपियन स्टाइल की प्रशिक्षण की, अनुशासन की और ड्रिल की, यानी पोजीशन संभालने की, एंड रेगुलेटन, उनकी एक मार्च जैसे ड्रिल करने की, अभ्यास करने की, रेगुलेटेड देयर लाइफ, और उनके जीवन का संचालन मोर देन बिफोर, पहले से अधिक उसमें वृद्धि हुई। ऑल्दो सम प्रॉब्लम्स हैड क्रिएटेड सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग ए फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स, यद्यपि कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई जाति और समुदायों की जो महसूस की गई, उन्हें इग्नोर किया गया। बिल्डिंग फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर, एक व्यावसायिक सैनिक बनाने में फोर्स के लिए उनको इग्नोर किया गया, उनकी अनदेखी की गई। देयर आर सम क्वेश्चंस रोज अप एज, वहाँ कुछ क्वेश्चन उठ खड़े हुए। नो वन कुड नॉट गिव अप इजीली, कोई भी कुड नॉट गिव
इजीली, उनका आसान तरीका नहीं था। देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग, क्योंकि वहाँ उनकी जाति और धर्म की भावनाएं को नॉट कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया। नो वन कुड सी वन सेल्फ ओनली एज ए सोल्जर, और न ही किसी भी सैनिक ऑन सेल्फ ओनली, केवल अपनी तरफ देखा गया, सैनिकों की तरफ नहीं। एंड नॉट एज मेंबर ऑफ कम्युनिटी, और न ही किसी समुदाय के सदस्य के लिए। द रोलट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 gave us a glimpse into the world of spies। 1857 का जो विद्रोह था उसमें उन वर्ल्ड ऑफ सिपाही, उन सिपाहियों की भूमिका एक झलक देखी गई। देयर इज सम क्वेश्चंस रिजन अप, यानी 1857 की जो क्रांति थी उसमें उन सिपाहियों की एक झलक देखी गई, उनकी स्थितियों की, कि उनकी बातों को नहीं माना गया था। देयर इज सम क्वेश्चंस रिजन अप, लाइक, वहाँ अनेकों कुछ क्वेश्चन उत्पन्न हुए। व्हाट डिड द सिपाही फील आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी, और सिपाहियों ने कैसा महसूस किया, कंपनी को ज्वाइन करने के बाद क्या महसूस किया। हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लिव्स एंड देयर आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ अदर्स इंडियन। हाउ डिड, और उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया की, हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज, इस परिवर्तन के लिए उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की, और देयर लिव्स, अपने जीवन के प्रति, एंड देयर आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ द अदर्स इंडियन, और अन्य भारतीयों के समक्ष उनकी क्या पहचान थी। कंक्लूजन, निष्कर्ष, द ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इंडिया एज ए ट्रेनिंग कंपनी हैड बीन ट्रांसफॉर्म टू द टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई थी। कंपनी कम टू इंडिया एज ए ट्रेडिंग कंपनी, ये व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। हैड बीन ट्रांसफॉर्म टू द टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, और वह एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, क्षेत्रीय शक्ति बन गई। इन द अर्ली 19th century द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी also aided this process। इन द अर्ली 19th century, यानी 19वीं सदी से पहले ही, अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, नए भाप की तकनीक के पहुंचने के साथ ही, एडेड द प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया में एक नई शक्ति जुड़ गई। वाई द सी वे स्टीम शिप रिड्यूस द जर्नी टाइम ऑफ देयर 3 weeks, और वाई द सी वे, जो सामुद्रिक रास्ता था, स्टीम शिप रिड्यूस द जर्नी, और स्टीम शिप ने, भाप के इंजन ने उस यात्रा का समय कम कर दिया, वो घट करके 3 वीक का रह गया। ऑल्दो, यद्यपि इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया, टिल देन वो ब्रिटिशर्स एंड द फैमिलीज। यद्यपि इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 to, इट वुड एनीवेयर, और अन्य किन्हीं साधनों से बिटवीन 6 to 8 months, 6 से 8 महीने लग जाते थे भारत की यात्रा में यहाँ पहुँचने में। 4 ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों के लिए, एंड द फैमिलीज, उनके परिवारों के लिए। नाउ दे इनेबल टू कम क्विकली फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया, अब वो है भारत, ब्रिटेन से इंग्लैंड आने में शीघ्रता से आने में सक्षम हो गए। In 1857, the company decided to direct rule over about 78% of the population and 63% of the territory of the Indian subcontinent। 1857 में कंपनी ने भारत के 78% आबादी पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। 78% आबादी और 63%
63% भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग पर अपना डायरेक्ट प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड virtually the whole of India under its control by combining with its indirect influence on the remaining territory and population of the country. ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली यानी असल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया, कंबाइनिंग मिला लिया विद इट्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष प्रभाव के तौर पर, ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी जो शेष भूभाग था उस भूभाग पर अप्रत्यक्ष अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो शेष क्षेत्र जो आबादी थी उसको भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रभाव में ले लिया, मिला लिया। चैप्टर फिनिश, नेक्स्ट कल।